बहुत ही थोड़ा बहुत इसलिए बताऊंगी क्योंकि रोल भी बहुत ही थोड़ा है। ये देखिए मेरी दूसरी फिल्म थी, श्याम बेनेगल के साहब के साथ जुड़ना अपने आप में बहुत ही समझिए भाग्यशाली लोगों को मौका मिलता है। मंडी में मुझे पहला ब्रेक मिला था और फिर त्रिकाल की कास्टिंग हो रही थी, तो डिटेल में के जी थोड़ा सा बता सकते हैं, पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊंगी कि ये गोवा में सेट है और जैसे कि मुझे लगता है जिस तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो ज़रूर जानते हैं कि गोवा कॉलोनी थी पुर्तगाल की, और श्याम बाबू ने जब भी कोई फिल्म मेकर कोई फिल्म बनाता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको बेस करता है। तो त्रिकाल मतलब 3 जनरेशन्स की कहानी है, पर उन्होंने गोवा में करा और गोवा में करके पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस नॉस्टैल्जिया कैसे वो लोग पूरा परिवार मिस करता है, पोर्चुगीज पुर्तगाल को मिस करता है। तो इससे खूबसूरत फिल्म नहीं हो सकती। उसकी लाइटिंग, उसकी जिस तरह की कास्टिंग थी, मैं उसमें फिट नहीं होती थी क्योंकि आधे लोग जो थे वो उनको कैथलिक लगना था। उनकी कास्टिंग, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती कास्टिंग। तो जो रोल मुझे मिला, मुझे तो जुड़ना ही था श्याम बाबू के साथ, तो और वो भी मुझे छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने कुंभी औरत का रोल किया। भी एक दिन मैंने फुटेज देखी, मैं खुद ही नहीं पहचान पाई, बच्ची सी ऐसी गंदी बंदी बैठी हुई हूँ। सो कुंभी जो होती है एक हिंदू कम्युनिटी है गोवा में और मछलियाँ बेचने का काम करते हैं, तो वो इनके यहाँ काम करती हैं। बाकी मेन रोल में जो लीला नायडू की एक वृद्ध महिला की दृष्टि से पूरी फिल्म देखी गई है, कैसे उनको वो ज़माना याद आता है और कैसे उनका परिवार बिखर रहा है। और के जी उनके जवाई हैं, तवज्जो जवाई, और आप इनका गेटअप देखिएगा, अनीता कंवर जैसी महिला जो है उस समय की थी, यंग टैलेंट हिंदुस्तान का, वो इनकी वाइफ का किरदार कर रही हूँ। नीना गुप्ता मेड सर्वेंट थी और बहुत कास्टिंग है, पर ज़्यादातर इंग्लिश थिएटर की थी क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी है। सो पर मेरे लिए इसलिए अहम है ये फिल्म क्योंकि श्याम बाबू जब किसी को लेते हैं तो उसकी प्रतिभा को संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति को पहचाना और वो ये समझ गए कि मैं लिख सकती हूँ, मैं म्यूजिक को समझती हूँ। तो जितना खाली टाइम मेरा था उन्होंने फटाक से पूरी फिल्म के जो गाने आप सुनेंगे मैंने लिखे हैं। आई एम द लिरिसिस्ट ऑफ दैट फिल्म। और मैं जाती थी, ट्रैवल करती थी, रेमो है वहाँ के बहुत प्रसिद्ध, रेमो फर्नांडिस वहाँ के लोक संगीतज्ञ थे, बहुत टैलेंटेड यंग, और वो बहुत अपने गांव से जुड़ी हुई बातें लिखते थे, व्यंग भी करते थे सरकार पे भी, अगर सिस्टम पे, अगर स्वर वहाँ पे बहुत दिनों तक, उस जमाने तक भी उनका जो सैनिटरी सिस्टम था पुराने जमाने का था, उस सब पे वो गाने लिखते थे। उनके साथ जाकर के समय बिताना वो छोटे रोल से कहीं बड़ी उपलब्धि थी। आप देखिएगा मांडो एक दूसरी किस्म की फोक फॉर्म पे है, उस पे गाना लिखना, फिर सेरेनेड्स उनके जो गाए जाते हैं, उनका जो लव है उस पे आना आना। मेरा तो मन था आप लोगों के साथ बैठ के फिल्म दोबारा देखूं, इतना नॉस्टैल्जिया है, पर मुझे जाना है तो बात यही खत्म हो जाती है कि छोटा रोल देख के आप घबराइएगा मत, वो उस जमाने की फिल्म है। अब के जी से बात करिए। के जी देखिए ये त्रिकाल जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म इसलिए है क्योंकि इसमें दो एस्पेक्ट्स को कैसे कंबाइन किया श्याम बाबू ने, और एक फैमिली की कहानी है। एक एक्चुअली देखो एक फैमिली है, वो उसकी कहानी है। एक है नॉस्टैल्जिया और आजकल की रियलिटी को, जो उनकी रियलिटी है, उसको कंबाइन करके पैरेलली वो थीम को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि आदमी कैसे नॉस्टैल्जिया में जीता है। हमारी मतलब हर एक आदमी की ये आदत होती है कि हमारे पास्ट में जिंदा रहने की। ये जो लीला नायडू जिनका इन्होंने जिक्र किया था कि वो चूंकि वो पुर्तगाल में थी, पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस था गोवा में, तो वो उसी नॉस्टैल्जिया में जी रही है।
बच्चे भी कुछ हद तक उस नॉस्टैल्जिया के हिस्सा है, लेकिन जिंदगी बदल रही है, देश बदल रहा है, सर्कमस्टेंसेस बदल रही है, और हाउ दिस इज इम्पैक्टिंग देयर फैमिली आहिस्ता आहिस्ता कैसे डिसइंटीग्रेट होता है। और कल्चरल एसिमिलेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो श्याम बेनेगल ने बताई कि डिसइंटीग्रेशन कल्चर का होता है आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज हमारे दादा नाना जो हमारे पुराने दिनों की बात करते हैं, आज शायद हम उसको रेलेवेंट मानते नहीं है, हमारे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो वो जो उनके दिमाग में है नॉस्टैल्जिया, वो डिसइंटीग्रेट कैसे होता है और एक नई चीज़ सामने आ जाती है जो आपका परिवेश होता है, उस परिवेश से निकल कर आती है। तो वो लीला नायडू जो है, देखिए फिल्म त्रिकाल 3 जनरेशंस की बात कर रही है। 3 जनरेशंस में कैसे जनरेशन टू जनरेशन चेंज आया है वो हमने उस फिल्म में देखा है। और ये फिल्म इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जो कैमरामैन थे अशोक मेहता जिन्होंने इसको शूट किया था, आप जब फिल्म देखेंगे जो फिल्म में जो लाइटिंग है वो सिर्फ मोमबत्तियों से हुई है। There's no light, जैसे ये लाइट आप देख रहे हैं ऐसा कोई लाइट नहीं उसमें इस्तेमाल किया है। सारी लाइटिंग जो है जो मोमबत्तियों से है। That is something remarkable। जो भी सिनेमा के मतलब यहाँ पे शौकीन हो, जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो, तो उनको फिल्म बहुत बारीकी से देखनी चाहिए कि क्या होती है लाइटिंग को, मतलब लाइटिंग से इफेक्ट क्रिएट करना, उस नॉस्टैल्जिया को क्रिएट करने के लिए जो अशोक मेहता ने काम किया वो that is remarkable। और जहाँ तक इलाजी ने कहा कि वो छोटा तो रोल नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो, बिकॉज वो उस फैमिली का एक बहुत ऐसा हिस्सा है, उसका एक कनेक्ट है उसके साथ, और वो कनेक्ट टूट रहा है क्योंकि बच्चे बदल रहे हैं, बच्चों की आकांक्षाएं बदल रही है, उनकी सर्कमस्टेंसेस बदल रही है। वो कैसे उस मतलब पोर्चुगीज नॉस्टैल्जिया से आगे करके रियलिटी को फेस करते, विच इज इंडियन रियलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अब गोवा में रहते हैं वो। और दूसरी बात बहुत खूबसूरत है कि इसका विजुअल डिजाइन बहुत अच्छा है कि मारियो मिरांडा जो साहब हैं वो तो गोवा के बहुत बड़े मतलब आर्टिस्ट हैं, तो उनके घर में जो शूटिंग हुई है, तो मैं तो घर देख के वैसे हैरान हो गया कि भाई आज वो म्यूजियम है, आप लोग कभी घूमने जाएं गोवा तो आप जरूर जाइए, बहुत म्यूजियम बनाया वो जरूर देख लीजिए आप। वो घर देखिए, हमारे लिए क्या उपलब्धि होती है जब हम काम करते हैं किसी फिल्म में, कुछ हमारी भी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं, हम फिल्म क्यों करते हैं। तो ये जो फिल्म हमने एक्सेप्ट की, हालांकि मेरा रोल तो अच्छा खासा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस कल्चर से आपका इंटरेक्शन हो जाता है, जिस कल्चर को आपने जाना नहीं है उसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, बिकॉज हमारे लिए फिल्म सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं। तो उस जमाने में तो श्याम बेनेगल की फिल्मों में तो उतना पैसा मिलता भी नहीं था, लेकिन ये था कि यार चलो एक मौका मिला है एक नए कल्चर को समझने की। तो दैट वॉज समथिंग रिमार्केबल, दैट एक्सपीरियंस आई कैन नेवर फॉरगेट। क्योंकि वो जो मैंने देखा कि वो चर्चेस उनके घर, ऐसा नहीं मारियो मिरांडा के घर में तो शूटिंग कर रहे थे, लेकिन बाकी घर जो मैंने देखे कि यार ये क्या हाउसेस है, क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है, उनके एक मतलब आर्टिफैक्ट को देख के आपको लगता है कि यार क्या इसको चुरा के ले जाना चाहिए घर। सो that's why it was very important for us this film। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे बदलती है। जैसे नीना गुप्ता का उन्होंने जिक्र किया है, उनका जो लड़का होता है ही फॉल्स इन लव विद द मेड। तो कैसे जो सोसाइटी बदलती है, सोसाइटी के वैल्यूज बदलते हैं, तो आदमी कैसे बदलते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे बदलते हैं, इन सारी चीजों को एक फैमिली ड्रामा को लेकर श्याम बेनेगल ने 3 जनरेशंस की कहानी बताई। और हमारे लिए जैसे कि पोर्चुगीज म्यूजिक जो था, जैसे सेरेनिटी की उन्होंने बात की थी, हमने तो कभी सुना नहीं था, और फिर गोवा का, तो ये जो इन्फ्लुएंस था दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू नो। तो इसलिए जैसे कि श्याम बेनेगल, बिकॉज हमको मैं आप ड्रामा स्कूल से हूँ, ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग की मैंने, तो वहाँ के जो डायरेक्टर साहब थे अलकाजी साहब, उनको मैं गुरु मानता हूँ। तो सिनेमा में अगर किसी को गुरु मानता हूँ मैं श्याम बेनेगल को मानता हूँ। तो उन्होंने मुझे लीड किया है सिनेमा में, मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया है, सीखा है, वो उनकी वजह से है। एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दैट फिल्म टू श्याम जी। और श्याम जी को याद करके बड़ा अच्छा लग रहा है आज। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, आप फिल्म देखिए, आई एम श्योर यू विल एंजॉय। मेरे पास समय कम है, पर फिर भी क्या है, सुनो, फिल्म देख ली ना, देख ली, हाँ फिल्म देख ली। तो आपने देखे तो अच्छी लगी कि डेंचर्स कैसे गिरते हैं, अच्छी लगी कि नहीं?
तो मैं यही बता रही थी कि आपको ये बताना चाह रही थी, अरे देखी तो बहुत बढ़िया बात। मैं आपको ये बता रही थी कि वो आपने देखा होगा के जी का फेस कितना अलग किस्म का है। कई श्याम बाबू ने जब इनको कास्ट किया तो कहा कि भाई आपको अपनी उम्र से ज्यादा लगना है। सोचिए फिल्म तो बहुत पहले बनी थी ना, तो उन्होंने कहा तुम्हें डेंजर लगाने पड़ेगी। कितने डॉक्टरों के पास हम गए क्योंकि सीक्वेंस बनी, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा ना, आपने फिल्म देखी तो वो डेंचर्स जब वो दफनाते तो डेंचर्स गिर जाते नीचे। अब गिराना था और मैं मतलब कहाँ गए, कहाँ से डेंचर्स को सेट किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसे डेंचर्स होने चाहिए जो आर्टिफिशियल ना लगे और उस सीक्वेंस में गिरे। तो अच्छा हुआ, लकी था मैं, वो हो गया। और एक चीज और, क्योंकि फिल्म खत्म हो चुकी है, कि डेस्टिनी देखिए कैसे होती है। उसमें जो 2 लड़के बने थे, अगर देखी ना फिल्म आपने, तो इनके 2 लड़के भी थे, ठीक है। वो लड़का आज मेरा दामाद बन गया। और उसमें बिकॉज मैं शूटिंग में जा रही थी तो आई टुक माई डॉटर इशिता, जो बहुत छोटी थी। एक उसमें मांडो का सीन है, उसमें 2 लड़कों के बीच में एक मफल की काली फ्रॉक पहन के लड़की बैठी है, वो मेरी लड़की है। ये नहीं सोचा था कि उस समय हाथ पकड़ के जो बैठी है वो जीवन भर उनका हाथ पकड़ लेगी। सो डेस्टिनी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट दिस फिल्म इज वेरी क्लोज टू अस। थैंक यू। थैंक यू। एक्टिंग में मतलब करियर को आगे बढ़ाना है, हाँ, इंटरेस्ट है। हाँ, और हमारी एक शॉर्ट मूवी आने वाली, फिल्म होने वाली है यहाँ पे ना। अच्छा, तो चूज हुई है यहाँ पे। हाँ। सर कुछ मैसेज हमारे जैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे वो अपने लाइफ को मतलब लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं म्यूजिक के एग्जांपल देके आपको समझ में आ जाएगा कि लोग जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो घर में गाना शुरू करते हैं। वो सुर जो है ना, वो ईश्वर ने दिया होता है, मतलब उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन जब आपको ये एहसास हो जाए कि आपके पास वो सुर है, फिर उसकी ट्रेनिंग करना, उसको परफेक्ट करना, परिपक्व करना, उसके लिए ग्रामर को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप टैलेंटेड है, अगर आप में वो फायर है अंदर कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं, अगर वो फायर आप में है तो आप कोशिश करते रहिए और उसका जो ग्रामर है उसको पढ़ते जाइए। पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आप किसी भी आर्ट फॉर्म में जाइए। आजकल क्या है, ट्रेजेडी ये है हिंदुस्तान में कि हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे पास ये फ़ोन है और गूगल मास्टर जी यहाँ आते हैं, इनकम्प्लीट डिसइंफॉर्मेशन आती है, उसी से हम उसको समझते हैं कि ये नॉलेज है, बहुत गलत है। अगर आपको कोई भी कहीं किसी भी आर्ट फॉर्म में जाना है तो जीवन को पढ़िए। जीवन आप तब पढ़ेंगे जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आप फिलोसफी पढ़ेंगे, जब आप वो सब पढ़ेंगे, वो आपको आपके काम में हेल्प करेगा। थैंक यू। और दूसरा ये कि लोग जो फेस्टिवल करते हैं उसका फ़ायदा उठाइए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि पूना इंस्टीट्यूट में जैसे होता है फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, आप जब तक फिल्में देखेंगे नहीं तो उसकी भाषा नहीं समझेंगे। फिल्म की भाषा रंगमंच से भी अलग है, डॉक्यूमेंट्री से भी अलग है। तो आपको बहुत फिल्में देखनी चाहिए, हर किस्म की, बाहर की, प्रांतीय, देश की, हर आदमी की फिल्म देखेंगे, फिर आप समझ जाएंगे। और अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी भाषा को सुधारना होगा। अगर आप बॉम्बे की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर उसमें ज़रा आपकी हिंदी उर्दू जो है वो थोड़ा प्राथमिकता, अगर लोकल करिए, लोकल फिल्में भी बहुत अच्छी है। देखिए ऐसा है कि अगर आपको नाटक करना है तो आपको नाटक पढ़ना पड़ेगा, आपको फिल्म में काम करना है तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो इन्होंने पिछले 9 साल से इतना खूबसूरत काम आपके लिए कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक फेस्टिवल करवा रहे हैं, हर साल आपको मौका दे रहे हैं अच्छी फिल्म्स को देखने के लिए। आई थिंक बिल्कुल he deserves a better clap। जरा जोर से ताली बजाइए, एक जोरदार तालियां राजेश जी के लिए, राजेश शर्मा। ये जो काम कर रहे हैं, आपके जो बच्चे ने बहुत काम किया, आप फिल्में देखिए। देखिए आपको जब अगर जैसे मैंने कहा पढ़ाई की बात है, ये भी एक पढ़ाई है। आप देखिए, फिल्म को देखिए, अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए, अपने बुक में लिख लीजिए मैंने क्या, मुझे लगता है कि ये इसमें सही था, ये इसमें गलत था। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब दूसरी फिल्म देखेंगे आप तो उसको भी एनालाइज करके अपने नोट्स बनाइए। तो टाइम आएगा जब आपको समझ में आएगा कि टेक्निक क्या है, कि कौन सी अच्छी फिल्म होती है, कौन सी ऐसी उल-जुलूल फिल्म होती है। तो इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहिए राजेश जी को कि ये आपको एक एजुकेशन दे रहे हैं, उसको सीख लीजिए, आत्मसात कर लीजिए तो आप खुद सीखेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू टिकट जी, थैंक यू सो मच।